डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ नॉलेज चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम MTH 401 का लेक्चर नंबर 24 जो है फोर्स मोशन उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। इस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स हम सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में सीखेंगे। और जैसा कि इससे जो पिछला लेक्चर था हमारा, उसके अंदर भी हमने जो सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस है उनको हमने काफ़ी हद तक फोर्स मोशन के बारे में भी हमने डिस्कस किया हुआ है। तो उसी लेक्चर को हम आगे कंटिन्यू लेके जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, चूँकि ये हमारे पास टॉपिक जो है फोर्स मोशन का आ जाता है यहाँ पे, तो आपको पता है जब भी किसी जिस्म पे, किसी बॉडी पे जिसका मैस m हो, उसके ऊपर अगर फोर्स लगाए जाएँ तो उसके ऊपर एक्सटर्नल, जब वो चीज़ मूव करेगी फोर्स लगने से, उसके अंदर उसके ऊपर कुछ एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करना शुरू हो जाती हैं। लाइक अगर हम किसी पेंडुलम की बात करें तो उसके अंदर कुछ चीज़ रिस्टोर होना शुरू हो जाती है जो कि उस फोर्स के अगेंस्ट आ जाती है। तो इसके अलावा कुछ वहाँ पे और भी फैक्टर होते हैं जिसे हम एक्सटर्नल फैक्टर फोर्स के नाम से भी यहाँ पे लिखेंगे। तो लेक्चर को यहाँ से स्टार्ट करते हैं जी, फोर्स मोशन विद डैम्पिंग। तो यहाँ पे लफ्ज़ हम डैम्पिंग की अगर बात करें तो हम यहाँ पर डैम्पिंग और विदाउट डैम्पिंग फोर्स को यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। डैम्पिंग के बारे में अगर हम स्टूडेंट बात करें तो डैम्पिंग का मतलब होता है कि अगर आप फ़र्ज़ करें आप किसी बाईसाइकिल पे जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं जी, जब तक पेडल को ऊपर वर्क कर रहे हैं आपकी बाईसाइकिल मूव कर रही है, ठीक है। तो अगर आप पेडल के ऊपर वर्क नहीं कर रहे तो आपकी साइकिल जो है वो रुक जाएगी। इट्स मीन दैट कि आपका जो मूवमेंट थी वो एक डैम्पिंग थी, क्योंकि वो वक्त के साथ रुक जाती है। लाइक अगर आप किसी भी पेंडुलम की बात करें कि अगर हम ये हमारे पास अगर पेंडुलम हो और उसे हम यहाँ पे ले जाके छोड़ दें तो वह ऐसे करते करते यहाँ पे रुक रहा है, क्योंकि इसके ऊपर डैम्पिंग फोर्स एक अमल कर रही है, जो कि हम उसे मज़ाहमती फोर्स भी कहते हैं, जो हमारी फोर्स के अगेंस्ट होती है, ठीक है। जिसकी वजह से हम कहते हैं। तो अब ये चीज़ हमारे पास होती है कि हमने किसको कितना डैम्प करना है, कितनी जल्दी रोकना है, ये हमारे पास उसकी डैम्पिंग होती है। तो हम फोर्स को डैम्पिंग में भी देखेंगे और विदाउट डैम्पिंग में भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो हम सबसे पहले डैम्प के बारे में देखते हैं कि फोर्स विद डैम्प क्या होगा। तो रिसेंटली जैसा कि आपको पता है स्टूडेंट, जैसे कि फोर्स के लगने से, जिस बात की अगर हम बात करें कि वेट बॉडी जो है वो mg रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो के माइनस साइन जो है इंडिकेट कर रहा होता है कि वो डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर। अगर आप पेंडुलम की बात करें, स्प्रिंग कांस्टेंट की बात करें, तो चूंकि ये एग्जांपल भी कांस्टेंट स्प्रिंग के बारे में है, वाइब्रेशनल बॉडी के बारे में है, जिसकी वजह से नेगेटिव का साइन यहाँ पे आ रहा है, फिर डैम्पिंग का इफेक्ट आ जाता है, एक्सटर्नल फोर्स आ जाता है, ठीक है। फिर अगर हम उस फोर्स पे देखें, उन तमाम ये फोर्स उन तमाम फैक्टर के जो सम भी हो सकते हैं, जो कुछ उसमें एक्सटर्नल आते हैं या रिस्टोरिंग फोर्स के बाद, या उस पर कोई अपोजिट लग रहे हैं, जिनका सम हमारे पास फोर्स का जो कि हमने देखा हुआ है। अब इसमें स्टूडेंट अगर हम देखें फोर्स, तो फोर्स बराबर होता है ma, ठीक है। फोर्स बराबर क्या होता है हमारे पास, ma, ठीक है। और ma में अगर मैं a की बात करूं तो a इज द एक्सेलेरेशन होता है, और एक्सेलेरेशन हमें पता है कि अगर मैं एक्सेलेरेशन को पहले देखूं तो एक्सेलेरेशन होता है dv/dt के। और फिर अगर मैं इसे v को देखूं वेलोसिटी में चेंज, तो v बराबर खुद होता है dx/dt के, ठीक है। अगर मैं इस v को, जो कि ये आंसर है, यहाँ पे dx/dt लगाऊं तो डबल आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि ये बन जाएगा d/dx/dt। तो डी स्क्र x/dt का स्क्र जो कि आपको यहाँ पे एक ही जगह पे देखने को मिलेगा, राइट। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं जी, कि d2x/dt2 हमारी इस फोर्स की जगह पे आ गया, बाकी फैक्टर आपको वैसे ही नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, राइट। और अगर हम, चूँकि ये हमारे पास केस जो है सिर्फ और सिर्फ फोर्स डैम्पिंग का है, इसमें हम रिस्टोरिंग फोर्स को नहीं देख रहे, जिसकी वजह से हम mg-kx को स्टूडेंट यहाँ से ज़ीरो ले लेंगे। जैसे ही हम इन फैक्टर्स को ज़ीरो लेंगे तो हमारे पास ये वाला पोर्शन ख़त्म हो जाएगा। बाकी हमारे पास स्टूडेंट्स क्या बचता है, हमने क्या किया जी, इस वाले पोर्शन को जो कि इधर ऑलरेडी नेगेटिव का है, हमने इसे इस तरफ ले आना है, लेकिन उससे पहले हमने m को डिवाइड भी कर दिए, राइट। यहाँ पे उसने स्टेप यहाँ पे शॉर्ट किया है, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हम कहें कि m हमारे पास d2x/dt का स्क्वायर, ठीक है, और ये इधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा बीटा dx/dt। और इसके बाद स्टूडेंट्स क्या बचेगा हमारे पास, ये जो kx है ये इधर नेगेटिव का है, उधर आके पॉजिटिव का हो जाएगा, ठीक है। और फैक्टर जो है हमारे पास उसे हमने उस तरफ ही रहने दिया। अब ये जो m हमारे पास है इसको हमने थ्रू आउट पूरी इस पर भी डिवाइड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि जब इससे मैं डिवाइड करूँगा तो इस वाले पोर्शन से m
ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम नहीं है। और नेक्स्ट इस बी के बटे में आना है तो वो भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आ चुका है। फिर इस के बटे में आना है, वो भी आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद इसके बटे में भी आ जाता है, राइट। तो इसके बाद स्टूडेंट हमने सपोजिशन करनी होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे कुछ लेट करते होते हैं। और ये लेट हम किस तरह से करेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे पास एक तो हमारे पास ये जो फैक्टर है ना, एक्सटर्नल फैक्टर बाई एम जो है, इसको हमने कैपिटल एफ बाई डी टी नाम दे दिया। ठीक है, हमने इसे लेट कर लिया यहाँ पे, राइट। उसके बाद स्टूडेंट हमने क्या किया जी, हमने जो हमारे पास बीटा और एम था ना, इसको भी हमने 2 लैम्डा से रिप्रेजेंट करके हमने इसे सिंप्लीफाई कर दिया। हमने कांस्टेंट लेट कर रहे हैं, हम इसको सिंप्लीफाई बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये भी आपने स्टूडेंट फिजिक्स में पहले भी पढ़ा होगा कि ओमेगा स्क्वायर जो है इक्वल टू के ओवर एम के होता है। ये भी आपके स्प्रिंग कांस्टेंट वाला जो टॉपिक है, जो पीछे हम लेक्चर ऑलरेडी कर चुके हैं, वहाँ से भी हमने निकाला था कि ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के ओवर एम होता है। तो स्टूडेंट अगर हम इन तमाम तर चीज़ों को अब यहाँ पे देखें, हमने क्या करना है, हमने इसको होमोजेनियस, ये पहले ऑलरेडी नॉन होमोजेनियस है, उसकी वजह क्या है कि इक्वल टू, ये आपके पास एक्सटर्नल फैक्टर क्या आ रहा है जो कि ज़ीरो नहीं है यहाँ पे, राइट। तो अगर ज़ीरो होगा तो फिर डैम्पिंग नहीं होगी, तो चूँकि ये नॉन होमोजीनियस है यहाँ पे, ठीक है। तो फिर हमने स्टूडेंट क्या करना है, जब हम इन तमाम तर चीज़ों को जो हमने लेट किया है, तो अगर यहाँ पे देखें तो हमने डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा डी एक्स बाई डी टी प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। इसके बाद स्टूडेंट हमने करना क्या है, तो हमने अब इसको फैक्टर बना लिया। अब हम अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ से जितनी भी डिफरेंशियल क्वेश्चन होगी हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास कुछ जनरल फॉर्म को रिप्रेजेंटेशन थी, ठीक है। आए हम इसकी एग्जांपल करते हैं ताकि आप लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड समझ में आ जाए। एग्जाम्पल को आपने अच्छे से समझना है ताकि आपको मेथड पता चल जाए। अगर इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल आ जाती हैं तो आप उसको पिक करने की सलाहियत में हो, ठीक है। ये देखें आपके पास नेक्स्ट एग्जाम्पल आ रही है, एग्जाम्पल नंबर 1 डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, यानी कि सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। हमें 1/5 डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस 1.2 डी एक्स बाई डी टी प्लस 2x इज इक्वल टू 5 cos 4x 4t, ठीक है। अब ये उसने इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम भी दिया हुआ है, ठीक है, दोनों दे दिए हैं, ठीक है। ये हमने कहाँ पे इस्तेमाल करना है, जब हम लास्ट पे इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट इंटरप्रिटेशन में अगर हम बात करें तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल एक्यूरेट किसी भी सोल्यूशन के लिए हैं कि अगर आपने एम जो भी लेट किया था ना, पहले हमने एम ओवर के, ये तमाम तौर चीज़ें उनके लिए हमें उसने कहा है कि ये वैल्यू अगर हो तो आप किसी भी क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में हो तो आप इसको फर्दर भी आगे कहीं आगे तक जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। बहरहाल हम अपने क्वेश्चन पे ही आते हैं पहले, जो कि हमारे पास क्वेश्चन है जो हमने पहले इसको सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने 1/5 है, इसमें से बटे वाला 5 जो है ना, बटे में 5 है तो हमने ओवर इक्वेशन के साथ 5 को मल्टीपल कर देंगे यहाँ पे, राइट। तो जैसे ही हम मल्टीपल करेंगे हमें पता है यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। 1.2 को 5 से मल्टीपल करने से 6 आ जाता है, 2 को मल्टीप्लाई से 10, फिर 2 जो है ना 5 के मल्टीपल से 25 बन जाता है, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट हमने क्या करना है, हमने यहाँ से होमोजेनियसली एसोसिएटेड होमोजेनियस फॉर्म लेनी है इसको सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ से हमारा मेथड स्टार्ट होता है कि हमने इसको सॉल्व कैसे करना है। तो स्टूडेंट जैसे ही हम इनको इक्वल टू 0 रखेंगे, जो कि हमारे पास ये क्वेश्चन है, जैसे हमने इसको इक्वल टू 0 रखा, आपने ये चीज़ लेट करनी है यहाँ पे। इससे आप तमाम तर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू ई की पावर mt। अब आपने इससे क्या करना है, आपने इसको एक्सिलरी इक्वेशन बनानी है इस वाली इक्वेशन से, ठीक है, इसकी मदद से। तो देखें जो आपके पास x है, अगर आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो dx बाई dt क्या बन जाएगा, e की पावर mt का डेरिवेटिव स्टूडेंट क्या होता है, एक दफ़ा डेरिवेटिव लेने से ये बजाते खुद वैसे का वैसे रह जाएगा, साथ में फिर ऊपर पावर का डेरिवेटिव होता है, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू हम t ले रहे हैं तो m आ जाएगा, t ख़त्म हो जाएगा, तो m e की पावर mt इसका डेरिवेटिव होगा जो कि आपको नज़र आ रहा है। अगेन डेरिवेटिव लेंगे, फिर ये तो कांस्टेंट है रह जाएगा, इसका अगेन लेंगे, एक दफ़ा इसे वैसे लिख देंगे, अगेन m आएगा, वो m का स्क्वायर बन जाएगा। जिस तरह डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी की जगह पर m स्क्वायर e की पावर mt आ जाता है। अब हमने डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर की जगह पे उसका आंसर, डी एक्स बाई डी टी की जगह पे उसका आंसर, और सिंपल एक्स की जगह पे उसका आंसर पुट कर देना है। तो स्टूडेंट देखते हैं जी, जैसे हमने वहाँ पे पुट किया तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए हमें इसकी जगह पे क्या नज़र आना था, चूँकि हमारे पास m स्क्वायर e की पावर mt था, तो मैं साथ साथ चलें लिख देता हूँ m स्क्वायर जी। तो यहाँ पे देखिएगा m स्क्वायर
ई की पावर एम टी। अब देखें ई की पावर एम टी तो हर एक के साथ है ना, तो मैंने इसे कॉमन ले लेता हूँ एक ही स्टेप के अंदर। ई की पावर एम टी मैंने कॉमन ले लिया, तो इसमें से हमारे पास क्या आ रहा था, एम का स्क्वायर आ रहा था, फिर हमारे प्लस का 6 आ जाता है, ठीक है। और डी एक्स का आंसर हमारे पास क्या है, एम ई की पावर एम टी। ई की पावर एम टी मैंने कॉमन ले लिया, तो 6 के साथ सिर्फ एम आ जाएगा। फिर हमारे पास 10 तो आ जाएगा, एक्स की जगह पे ई की पावर एम टी है, ई की पावर एम टी मैंने कॉमन ले ली है, तो सिर्फ और सिर्फ 10 ही आएगा। जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन नज़र आ रही है यहाँ पे। चूँकि ये इक्वल टू ज़ीरो था तो ये भी ज़रा के ज़ीरो हो जाएगा, फिर ये रह जाएगा। यहाँ से हम इसके रूट्स निकाल लेंगे। तो स्टूडेंट जैसे हम इसके रूट्स निकालेंगे, आपको पता है ये हमारे पास किस तरह से रूट निकलेंगे। यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई होगा। ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या है यहाँ पे 1 है, बी इज इक्वल टू हमारे पास क्या है यहाँ पे 6 है, और सी इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे 10 है। तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अगर आप फार्मूला को हल करें तो स्टूडेंट आपको यहाँ पे क्या मिलेंगे, ये आंसर मिल जाएंगे ईजीली, -3 प्लस माइनस अयोटा। अब अयोटा किस तरह से आते होते हैं, जब आप बी स्क्वायर माइनस 4ac को लाइक अगर मैं आपको सिंपली में बताऊँ तो देखें स्टूडेंट्स क्या आना था कि मैं आपको सिंपल सॉल्व करता हूँ। माइनस का 6 प्लस माइनस 6 का 36 यानी बी स्क्वायर माइनस 4, ए आपके पास क्या है 1 और सी आपके पास क्या है 10, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। अब देखें माइनस का 6 है प्लस माइनस यहाँ पे 40 माइनस, तो ये माइनस का 4 बनेगा स्क्वायर रूट के अंदर, और बटे में 2 आ रहा है। तो जब आप इसमें से देखें मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अब मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ स्टूडेंट, मैं अब यहाँ पे 3 को कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है, बल्कि 2 को कॉमन आएगा। 2 कैसे कॉमन आएगा, क्योंकि इसमें से अगर हम देखें ना -4 का स्क्वायर रूट तो ये बनेगा, पहले मैं इसे ही लिख देता हूँ ये कैसे बनेगा। इसमें से अयोटा का ये और ये 4 का अलग से, इसका अयोटा बन जाएगा, इसका 2 बन जाएगा। अब यहाँ से 2 जब मैं कॉमन लूँगा ना यहाँ पे स्टूडेंट 2 को, तो ये बन जाएगा माइनस का 3, ये 3 है माइनस का, और प्लस 2 अयोटा प्लस माइनस का 2 अयोटा, बटे वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो -3 प्लस -2 अयोटा आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब इसमें क्या होता है स्टूडेंट, अब हम यहाँ से क्या करते हैं, हम कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन निकालेंगे एक्स सी का। उसमें क्या होता है कि जो आपका रियल नंबर होता है वो आपके ई की पावर में आ जाता है, और जो अयोटा अगर आ जाए तो उसे हम C1 cos t प्लस C2 sin t लिख देंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने एक्स सी बेसिकली हमारा जो आंसर होता है ना वो हमारा कम्प्लीमेंट्री और जो पार्टिकुलर सोल्यूशन होते हैं दोनों का मजमुआ होता है। तो कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन हमने लिख दिया, अब हमने क्या करना है, पार्टिकुलर एक्स पी से मुराद होता है पार्टिकुलर सोल्यूशन हमने यहाँ पे निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे हमारे पास जो क्वेश्चन में इक्वल था cos 4t, तो cos 4t एंगल के हिसाब से हमने स्टूडेंट यहाँ पे लेट करना होता है। तो मैंने एक्स पी को कैसे लेट किया, a cos 4t प्लस b sin 4t, ठीक है। अब मैंने स्टूडेंट क्या करना है, चूँकि ये मेरे पास क्या है जनरल फॉर्म है, मैंने क्या करना है स्टूडेंट्स, अब चूँकि मुझे यहाँ पे नज़र भी आ रहा था कि उसने जब हमें क्वेश्चन दिया था तो एक्स पी उसके 2 डेरिवेटिव थे, ठीक है, सिंगल है और एक दफ़ा डेरिवेटिव है। तो हमने सबसे पहले एक्स पी का लेना है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, cos 4t का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो cos की इंटीग्रेशन होती है माइनस साइन, अगेन एंगल की 4, तो -4a sin 4t, ये देखिए आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे। और फिर साइन का डेरिवेटिव पॉजिटिव cos होता है तो वो cos 4 cos b बीटा, ये आपके पहले डेरिवेटिव का आंसर है। फिर आपने क्या करना है, इसी से दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो फिर एक और 4 बाहर आएगा जो 16 बना देगा, एक और बाहर आएगा जो 16 बना देगा। साइन का डेरिवेटिव cos होता है इसलिए नेगेटिव रह जाता है, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है जिसकी वजह से ये भी माइनस का बन जाता है। इस तरह से आपने एक्स पी और एक्स पी तमाम एक्स डबल प्राइम पी के जो है वो डेरिवेटिव निकाली। अब आपने उन्हीं को कहाँ पे पुट करना है, आपने उसको जो आपके पास जी, तो जी यहाँ पे एम स्क्वायर प्लस 6m प्लस 10, अब आपने इन्हीं को यहाँ पे लेट करना है। कैसे पुट करना है, बाय कंपेयर करने के लिए ये अच्छे से देख लीजिएगा। तो मैंने उसी m की जगह पर जो स्क्वायर था वो डबल, ठीक है, पार्टिकुलर सोल्यूशन पे जो सिंगल था वो सिंगल के लिए, और ये कांस्टेंट था वो एक्स पी का एक्स पी रह जाएगा। तो आप देख सकते हैं डबल प्राइम वाला डेरिवेटिव प्लस 6 सिंपल वाला डेरिवेटिव और प्लस 10 के साथ आपका सिंपल पार्टिकुलर सोल्यूशन जो हमने लेट किया था वो मैंने लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट मैंने क्या किया, इसमें से जितने भी cos 4 cos t ये था और इसके अलावा ये था, ठीक है, माइनस का 16a,
ठीक है। और फिर उसके बाद ये पॉजिटिव का 10 तो वो बन गया था माइनस का 6, तो ये देखिए माइनस का 6 है, फिर प्लस का 24 बी, इनके साथ कॉस भी था तो मैंने इसको अलग कर दिया और साइन वालों को मैंने अलग से लिख लिया। ठीक है। अब स्टूडेंट मैंने क्या किया, यहाँ पे जैसे ही मेरे पास ये चीज़ें बन गई हैं, ठीक है, हमने सब्स्टिट्यूशन कर दी है। कहाँ पे की है स्टूडेंट्स, हमने इनको इक्वल लिया है हमारे पास, क्योंकि ये उसी चीज़ का आंसर था। हमने अब इसे कंपेयर करना है जो आपके पास है। हमने जैसे उसे कहा था ना कि हम इसे होमोजेनस लेके इक्वल टू ज़ीरो रख रहे थे, फिर हमने कहा था जी हमने इन चीज़ों को जो कि आपके पार्टिकुलर सोल्यूशन थे हमने इसे छोड़ दिया था। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, यहाँ से इसे कंपेयर करना है इसके साथ, क्योंकि ये कॉस टी है तो यहाँ से ये कॉस टी है। इसका मतलब ये हुआ कि -6 + 24 बी जो है इस इधर जो है इक्वल टू उसके 25 है, लेकिन जो साइन 40 है इधर बिल्कुल नहीं है, तो -20 a -6 b को इज इक्वल टू 0 रख लेंगे। यहाँ से आपकी दो क्वेश्चन बनेंगी जिससे आप ए और बी का आंसर इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, पता है ना स्टूडेंट, आप अगर इसको 4 से मल्टीपल करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको ए का बी का आंसर मिल जाएगा, फिर आप उसमें पुट करके ए का आंसर भी निकाल सकते हैं। फिर आपने वही पार्टिकुलर सोल्यूशन में ए और बी की जगह पे वैल्यू पुट करके आपने पार्टिकुलर सोल्यूशन को निकाल लिया है। तो जो भी पार्टिकल सोल्यूशन था मैंने आपको बताया था कि जो जनरल सोल्यूशन होता है वो आपका कम्प्लीमेंट्री और पार्टिकुलर सोल्यूशन का सम होता है। तो ये आपने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ था, ये आपने अभी फाइंड किया, इन दोनों को इकट्ठा कर लिया तो आपके पास जनरल सोल्यूशन बन गया है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट उसने क्या किया है, नेक्स्ट उसने अपनी इस कंडीशन को जो कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है इसको सॉल्व किया है कि आपने जहाँ पे आपने इक्वल टू 1/2 रखते हुए ज़ीरो पुट करना है और अगली दफ़ा उसी एक्स टी को आपने डेरिवेटिव लेके फिर ज़ीरो के बराबर रखना है ज़ीरो पुट करते हुए। तो आइए हम पहले उसको विदाउट डेरिवेटिव के ज़ीरो पुट करके इक्वल टू 1/2 रखते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि उसने एक्स टी में क्या कर दिया है, उसने पहले इसका डेरिवेटिव भी ले लिया ताकि जस्ट बाद में पुटिंग करना ही आसान हो। तो फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक क्या करेंगे, हम जहाँ जहाँ पे टी होगा वहाँ वहाँ पे ज़ीरो पुट करेंगे। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि जब हम पहली कंडीशन इस पे अप्लाई करते हैं, बाकी मैं सारा यहाँ पे रेज करता हूँ इसके लिए। ठीक है, तो देखें 1/2 तो मैंने रखना ही है, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ठीक है, और फिर अगर मैं टी की जगह पे ज़ीरो पुट करूँगा तो कॉज साइन ज़ीरो तो ज़ीरो होता है ना, ये सारा ख़त्म हो जाएगा, राइट। फिर टी ज़ीरो पुट करूँगा तो कॉस ज़ीरो जो है वो 1 होता है, यहाँ पे C1 रह जाएगा, C1। और ई की पावर टी की जगह पे ज़ीरो पुट करूँगा, किसी भी चीज़ की पावर ज़ीरो हो तो इक्वल टू 1 होती है, तो वहाँ पे C1 रह जाएगा। बाकी ये वाला पोर्शन यहाँ से सारा ही ख़त्म हो जाएगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ C1 रहेगा जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है C1, और ये कॉस टी की जगह पे 1 उसने लिख दिया। अगर मैं इस पोर्शन पे जाऊँ तो साइन टी चूँकि ज़ीरो होता है, ये वाला पोर्शन ज़ीरो हो जाना है, कॉस 0 1 होता है, तो इसकी वजह से -25/100 और इक्वल टू हमने किसको रखना था इसको, तो ये देखिए उसने यही मसौद बना दी है यहाँ पे। ठीक है, फिर इसको सॉल्व कर लिया स्टूडेंट उसने, ये वाला उधर जाके पॉजिटिव हो गया, एलसीएम ले लिया, C1 का आंसर निकाल लिया। नेक्स्ट उसने इसके डेरिवेटिव में ज़ीरो पुट करके ज़ीरो को बराबर रखना था, कंडीशन ये थी, तो इसका उसने डेरिवेटिव ले लिया। डेरिवेटिव कैसे लिया, पहले इन दोनों का प्रोडक्ट टू लगेगा। ठीक है, ई की पावर 3t वैसे का वैसे, अगेन पावर का डेरिवेटिव -3, ये छोड़ दिया, प्लस फिर उसको छोड़ दिया और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो कॉस का माइनस साइन, साइन का कॉस, और फिर इस वाले का पोर्शन लेंगे तो कॉस है तो वो माइनस साइन होता है, माइनस माइनस ने प्लस कर दिया, बाकी नो चेंज। हाँ अगेन जो 4 आना था वो 4 मल्टीपल भी हुआ और फिर सिंपलीफाई हो गया। इसी तरह इस पर भी अप्लाई करके पहले डेरिवेटिव ले लिया, राइट। फिर इसमें ज़ीरो पुट करके इक्वल टू ज़ीरो रखा, सेम जैसा मैंने आपको C1 के लिए बताया वैसे यहाँ से निकालेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट मैं चलता हूँ आपके पास ट्रांजिएंट एंड स्टेडी स्टेट टर्म के बारे में कि ये क्या होते हैं। सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फैक्टर e की पावर -3t वी नोट्स दैट के कम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है e की पावर 3t, जिसके साथ हमारे पास जहाँ अगर हम यहाँ पे देखें तो 38, ये सारा जितना भी फैक्टर आ रहा था, मतलब e की पावर -3t वाला जितना भी हमारे पास फंक्शन था, ठीक है, हमने अगर इस चीज़ को यहाँ पे ले तो हमारे पास ये ट्रांजिएंट होते हैं और दूसरे हमारे पास स्टेडी स्टेट के होते हैं। ट्रांजिएंट में हमारे पास क्या होता है, e की पावर 3 के साथ कोई भी चीज़ आ रही होती है, राइट। तो स्टूडेंट अगर हम यहाँ पे देखें एक्स टी है, अगर हम इसमें कोई लिमिट ले लें कि वे आर
एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी समथिंग। तो स्टूडेंट अगर हम यहाँ पे बात करें कि टाइम अगर अप्रोच टू जीरो दे रहे हैं ना, तो सॉरी टाइम अप्रोच टू इन्फिनिटी लेंगे तो इसका मतलब होगा कि हमारे पास फोर्स बहुत ज़्यादा होगी, जिसमें हमारे पास एक्स सी टी का आंसर इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, क्या मतलब है इसमें कि अगर हम ये कहें कि इसका आंसर ज़ीरो कब होगा, जब हमारे पास टाइम जो है अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो जाता है। तो नेक्स्ट फॉर अ वेरी लार्ज टाइम उसने कह दिया डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव क्लोजली अप्रोक्सीमेटली टू दैट, हम उसको एक्स पी को, तो वो वाला सारा पोर्शन फिर ज़ीरो आ जाता है, जो नेक्स्ट पोर्शन होता है पार्टिकुलर सोल्यूशन जिसे बोलते हैं, वो आंसर आपका रह जाता होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो एक्स टी जिसमें टाइम टी अप्रोच टू जीरो से टाइम इन्फिनिटी तक हो, तो ट्रांजिएंट जिसमें हम सोल्यूशन लेते होते हैं, पार्टिकुलर सोल्यूशन हमारे पास फिर बैठ जाता होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे प्रोडक्ट फंक्शन का भी नाम देते हैं। तो नेक्स्ट हम यानी कि ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा फाइनल आंसर होता है उसमें भी दो तरह की चीज़ें आ जाती हैं, ट्रांजिएंट सोल्यूशन आ जाता है और स्टेडी स्टेट सोल्यूशन आ जाते हैं। ये आपके एमसीक्यूज़ के लिए आपने ज़हन में रखने हैं, राइट। एग्जाम्पल नंबर 2 पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स, उसने भी ये कहा है कि आपके पास एग्जाम्पल आ जाती है जिसमें आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। तो आपको पता है अब आपने सेम वही काम करने हैं। सबसे पहले आपने एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एम टी करना है। पुट करने के बाद आपने क्या करना है, आपके पास जो भी मसौद बनेगी, लाइक यहाँ पे अगर बन रही है आपके पास एम स्क्र प्लस टू एम प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्सिलरी इक्वेशन से आपने यहाँ पे रूट्स निकाल लेने हैं। तो -1 आपका ई की पावर में चला जाएगा, इसकी जगह से आपके पास C1 C2 जी आपके पास क्या बन जाते हैं, ड्यू टू कम्प्लेक्स की वजह से सोल्यूशन आ जाता है आपके पास कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन। उसके बाद आपने पार्टिकुलर सोल्यूशन निकालना होता है। तो पार्टिकुलर सोल्यूशन में हमारे पास क्या आ जाता है, अब देखें वहाँ पे हमने 40 लिया था, तो यहाँ पे क्वेश्चन में उसने कॉस टी साइन टी, तो यहाँ पे फंक्शन में भी सिंगल एंगल था, तो इसी वजह से हमने लेट भी उसको सिंगल के हिसाब से ही किया है। ठीक है, तो फिर हमने स्टूडेंट क्या किया, हमने यहाँ पे दोबारा फिर उसके अकॉर्डिंग टू सिंगल है डेरिवेटिव पहला लिया, दूसरा डेरिवेटिव लिया, पिछले क्वेश्चन की तरह हमने इनके डेरिवेटिव लिए, फिर हमने उनको इक्वल टू रखते हुए कंपेयर किया। कॉस 4 वाले को कॉस टी वाले से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर 4 आ रहा है। साइन टी वाला यहाँ पे देखें तो है मौजूद, उसके साथ 2 है, तो हमने इस वाले मसावात को इक्वल टू 2 ले लेंगे। फिर यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो जब ए और बी की वैल्यू निकालेंगे तो चूँकि साइन ए का आंसर 0 आया है, जब ए का आंसर 0 आया है तो जो हमने एक्स पी लिया था इसमें ए अगर 0 होने से तो एक्स पी का आंसर आपके पास बी साइन टी ही रह जाएगा। ठीक है, और बी का आंसर चूँकि 2 था तो 2 साइन टी रह जाएगा। और जनरल सोल्यूशन में आपको बताया था कि कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन और आपके पास पार्टिकुलर सोल्यूशन का सम होता है, दोनों के आंसर उसमें यहाँ पे पुट कर दिए गए हैं। जब यहाँ पे पुट कर देते होते हैं तो उसके बाद हमारे पास क्या आता है, हमारे पास कंडीशनें आती हैं। फर्स्ट कंडीशन ये है कि जो आपका आंसर आया उसमें 0 पुट करें और इक्वल टू 0 रखें। फिर है कि आप उसका डेरिवेटिव लें और डेरिवेटिव लेकर 0 पुट करते हुए इक्वल टू 3 रखें। तो बिल्कुल उसने ऐसे किया जी, पहले उसने 0 पुट करके 0 रखा सिंपल में विदाउट डेरिवेटिव के, डेरिवेटिव भी ले लिया वो भी ले लिया, पहले उसने विदाउट डेरिवेटिव के 0 पुट करके इक्वल टू 0 रखा, वहाँ से सी की वैल्यू निकाल ली है 1 आ जाता है। फिर उसमें डेरिवेटिव वाले में पुट करते हैं इक्वल टू 3 रखता है, C2 की वैल्यू भी आ जाती है। फिर उसी को वो आपके जो जनरल सोल्यूशन है उस पर पुट कर देता है। फिर ये हुआ था यहाँ पे हमारे पास ट्रांजिएंट टर्म और स्टेडी टर्म आ जाती हैं। तो इसमें हम ई की पावर टी वाला जो है हमारे पास ट्रांजिएंट टर्म आ जाता है और दूसरा हमारे पास स्टेडी टर्म आ जाता है, जो कि हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास आ जाता है विदाउट डैम्पिंग के, जैसा कि हमने पहले जितने भी जो भी क्वेश्चन किए थे वो डैम्पिंग वाले किए थे। अब हम विदाउट डैम्पिंग की बात करते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास विदाउट डैम्पिंग यानी कि नो डैम्पिंग फोर्स होगी। जब डैम्पिंग फोर्स नहीं होगी तो देयर इज़ नो ट्रांजिट टर्म इन दिस सोल्यूशन, यानी कि इसमें ट्रांजिट टर्म भी नहीं होगी क्योंकि वो हमारे पास डैम्पिंग की वजह से ही आती होती थी। ठीक है, तो स्टूडेंट इसमें अंदर हम क्या करते हैं, इसकी एग्जांपल को भी हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास अनदर जो है क्वेश्चन दिया गया है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दिया हुआ है, जिसमें हमने पहले सारा वही काम करना है। ये देखें लेट किया एक्स ई की पावर एम टी, फिर हमने क्या किया, होमोजेनियस इक्वेशन के मुताबिक इसमें से रूट्स निकाले। तो रूट्स में हमारे पास क्या आ जाता है 0 प्लस माइनस ओमेगा आयोटा टी। तो ओमेगा जो है आयोटा जो आंसर आ रहे हैं आपके पास, तो आपको पता है अब इसमें चूँकि जो रियल नंबर नहीं है वो 0 है, तो इसी हमें ई की पावर यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। तो जब ई की पावर नज़र नहीं आ रही तो मतलब कि यहाँ पे ट्रांजिट सोल्यूशन नहीं है, मतलब यहाँ पे डैम्पिंग नहीं है। तो बाकी आपका C1 कॉस ओमेगा टी, C2 साइन ओमेगा टी। ठीक है, फिर उसमें आपने ये आपके पास एक्स टी का आंसर, और उसके बाद स्टूडेंट आपने क्या करना है, ये हमारे पास कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन होते हैं।
ठीक है। फिर पार्टिकुलर सोल्यूशन में हमने क्या लेना होता है, बिल्कुल उस तरह से a cos ओमेगा टी प्लस b sin ओमेगा टी। फिर अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग, चूँकि m का स्क्वायर m और है, तो आपने पार्टिकुलर सोल्यूशन के बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह डेरिवेटिव लिए, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव, कंपेयर किया स्टूडेंट्स। कंपेयर करने के बाद आपने क्या करना है, वहाँ से जब आप इसे कंपेयर कर लेंगे तो कंपेयर करने के बाद आपके पास अल्फ़ा और बीटा का आंसर आ जाता है। मैं आपको यहाँ पे मज़ीद जो है वो टाइम नहीं वेस्ट करूँगा आपका। जब आप ए और बी का आंसर निकाल लेते हैं तो आप पार्टिकुलर सोल्यूशन में ए और बी की जगह पे जो वहाँ पे वैल्यू है वो पुट कर देते हैं। तो चूँकि ए का आंसर 0 आ चुका है तो सिर्फ बी वाला पोर्शन ही आपके पास शो होता है, बाकी शो नहीं हो रहा। तो आप देख सकते हैं सिर्फ बी का आंसर शो हो रहा है, चूँकि ए यहाँ पे 0 था। तो जो पार्टिकुलर सोल्यूशन, कहाँ पे पार्टिकुलर सोल्यूशन, किस पार्टिकुलर सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ मैं, इस पार्टिकुलर सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ। ए वाला पोर्शन 0 हो चुका था, इसकी जगह पे सिर्फ आंसर आया। ठीक है। तो जब आपके पास पार्टिकुलर सोल्यूशन भी आ जाता है तो आपने कंप्लीमेंट्री और पार्टिकुलर सोल्यूशन दोनों को इकट्ठा कर लेना होता है। वहाँ से फिर आपने स्टूडेंट डेरिवेटिव लेना है, ताकि आपने डेरिवेटिव क्यों लेना होता है, डेरिवेटिव लेके आपने इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, यानी कि विदाउट डेरिवेटिव में इक्वल टू 0 पुट करके 0 रखना, जो कि वहाँ पे वैल्यू दी हुई थी। फिर डेरिवेटिव वाले में क्या था, उसमें भी यही था कि आपने 0 पुट करना है, 0 के बराबर रखना है, विदाउट डेरिवेटिव भी और डेरिवेटिव लेके भी। तो वहाँ से C1 और C2 की वैल्यूज हमें फाइंड आउट हो जाती हैं। ठीक है। तो जैसे ही हमें वैल्यूज़ फाइंड आउट हो जाती हैं तो ये देखिए उसने यहाँ पे C1 और C2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। फिर उसने C1 और C2 की जगह पे वैल्यूज़ को पुट कर दिया है। ठीक है। पुट करने के बाद उसने ओवरऑल ये जो आंसर निकाला है, हाँ जी, ये जो एल हॉस्पिटल रूल स्टूडेंट आपको नज़र आ रहा है, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि अगर आपके पास सोल्यूशन कुछ इस तरह से आ जाए जिसमें हम अगर लैम्डा टी अप्रोचेस में इन्फाइंड करें तो आंसर हमारे पास अनडिफाइन हो रहा हो, तो उस केस में हम ऊपर वाले का अलग से डेरिवेटिव लेते होते हैं, नीचे वाले का अलग से डेरिवेटिव लेते हैं। इसे ही हम एल हॉस्पिटल रूल का नाम देते होते हैं। तो उसने भी देखें नेचुरल डेरिवेटिव ले लिया, डेरिवेटिव लेके आपके पास फैक्टर बना दिए। तो जब देखें यहाँ पे जो आंसर आया है, यहाँ पे कोई ऐसा फैक्टर नहीं है, देयर इज़ नो ट्रांजिएंट टर्म, सो देयर इज़ नो डैम्पिंग फोर्स प्रेजेंट इन द जो है वो आपके पास इम्प्रेस्ड फोर्स। ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास स्टूडेंट कुछ कॉमन एग्जांपल आ जाती हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या आ जाती हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट में आपने अगर आपने एफएससी की हुई है तो आपके फिजिक्स का चैप्टर नंबर 16 जो है, जिसमें आप एलआरसी आरसी सर्किट, ठीक है, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहीं पे हम रजिस्टर को भी देख लेते हैं स्टूडेंट। रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर हमारे पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट होता है उसका जो फ्लो ऑफ करंट में मुदाखलत करता है। ठीक है। रजिस्टर क्या करते हैं, ये हमारे पास रजिस्टर ये होते हैं कि इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होते हैं जो कि हमारे पास फ्लो ऑफ करंट के लिए, जिसमें हम कहते हैं कि जिस तरह रजिस्टर होता है रेजिस्टेंस, ठीक है, ये उसके बहाव को रोक रहा होता है, करंट में मुदाखलत पैदा कर रहे होते हैं। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ओम लॉ आपने रेजिस्टेंस के बारे में भी पढ़ा होगा, V इज इक्वल टू आई आर और I इज इक्वल टू V बटा आर। ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि R इज़ द कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी, जैसे हम रेजिस्टेंस कहते होते हैं, इसका यूनिट ओहम होता है। ये आपके एमसीक्यूज़ के पार्ट हैं सारे। इंडक्टर क्या होता है, इंडक्टर हमारे पास, ये भी हमारे पास पैसिव जो है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जो एनर्जी को स्टोर करता है मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में। एक होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, एक होता है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करने वाली डिवाइस हमारे पास इंडक्टर कहलाती है। ठीक है। वो कैसे स्टोर करते हैं वो आप वाउंड तार लेते हैं, जब उसमें से करंट गुजारते हैं उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। वो मैग्नेटिक फील्ड अगर हम स्टोर करते हैं तो ऐसी डिवाइस को हम इंडक्टर कहते हैं। उसकी मदद से हम फिर क्या कर रहे होते हैं, उसकी मदद से हम वर्क ले रहे होते हैं स्टूडेंट। ठीक है। तो वो पैदा कैसे होता है, वो आप में करंट में तब्दीली किस पैदा होता है, करंट के कम या ज़्यादा होने से। मैं आपको यहाँ पे बताता जाऊँ, अगर आपके पास एक वायर है तो इसमें से करंट गुजारने से इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। लेकिन अगर आपके पास वायर इस तरह से हो जो कि वाउंड हो, यानी ऐसी वायर हो, जब आप इसमें से करंट को गुजारेंगे तो इसके इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा तो एक हैवी किस्म का यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये पैदा कैसे हो रहा होता है, अल्टरनेटिंग करंट से, जब करंट अपनी पोलैरिटी चेंज करता है। ठीक है। इसी वजह से उसने लिखा है di/dt, यानी कि करंट में चेंज होगा तो आपका मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, राइट। और ये आपका करंट में तब्दीली जितना ज़्यादा पोटेंशियल होगा उतना ही ज़्यादा अगर करंट चेंज होगा तो ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली होते हैं। वेयर एल इज़ द सेल्फ इंडक्शन होती है, कि ये जितना ज़्यादा पैदा होगा, इंडक्टर कहते हैं इसको, सेल्फ इंडक्टर। ठीक है। तो इसका यूनिट हेनरी होता है, ये अपने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है। कैपेसिटर कहते हैं चार्ज को स्टोर करने का जो आला होता है, ठीक है, उसे हम कैपेसिटर का नाम देते हैं। इसे क्यू डायरेक्टली सी के, यानी कि आपके जो चार्ज हैं वो डायरेक्टली आपके वोल्टेज पे होते हैं। तो कैपेसिटेंसी जो है ना आपकी, चार्ज कितना स्टोर होगा जितना ज़्यादा वोल्टेज देंगे, तो Q इज़ इक्वल टू सी वी, सी इज़ द कैपेसिटेंस।
ठीक है। इसका यूनिट फैरड होता है, आप ये देख सकते हैं। फिर इस तरह के जो सर्किट होते हैं जिसमें कैपेसिटर भी आ जाता है, इंडक्टर भी आ जाता है, रेजिस्टर भी आ जाता है, इनको हम फिर किरचॉफ के रूल से देखते होते हैं। किरचॉफ का सेकंड रूल जो है ना वो हमें इनके बारे में मुकम्मल तौर पे इंफॉर्मेशन देता है कि आपने इनमें से वैल्यूज़ को कैलकुलेट कैसे करना है। फर्स्ट रूल में सिर्फ जो होता है करंट आता है, सेकंड के बारे में बता देता है कि जिसमें लूप आ जाते हैं। इसमें फिर डिपेंड करता है, अगर दो बैटरियाँ हो, एक बैटरी हो, इसकी मदद से हम किसी अननोन बैटरी का ईएमएफ भी फाइंड कर सकते हैं, हम रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं, कैपेसिटर के बारे में जान सकते हैं। तो यहाँ पे भी तमाम तर चीज़ों का अगर हम देखें, इक्वलेंस एनर्जी जो होगी वो इन तमाम तर चीज़ों से होके गुजरेगी। तो फिर हम वी की बात करें तो वो di/dt, और वी की बात करें तो वो RI के होता है, और वी सी की बात करें तो उसकी ओवर सी के बराबर होता है। जैसा कि कैपेसिटर की बात कर रहा हूँ, वो रजिस्टर और वो इंडक्टर। तो यहाँ से दोबारा देखें तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। और अगर हम करंट की बात करें, देखें स्क्वायर कैसे आ गया, इसके ऊपर स्क्वायर कैसे आ गया। देखें ये जो खुद करंट है ना, वो खुद करंट चेंज इन चार्ज का जो है ना बहाव किसी वक्त के हिसाब से करंट कहलाता है। तो dq/dt अगर हम i की जगह पे dq/dt करेंगे तो d और dd का स्क्वायर बन जाएगा, तो dq²/dt, और फिर i dq/dt, और ये q/c। तो ये देखिए अब ये dq/dt आपके पास क्या बन जाएगा, e⁻mt वाला हिस्सा बन जाएगा, जिसको आप यहाँ पे जिस तरह हमने ऊपर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व की थी बिल्कुल उसी तरह से, राइट। तो जब हम इसमें से जब बात करें रेजिस्टेंस की एनर्जी के बारे में, जब रेजिस्टेंस जो है वो ज़ीरो नहीं होती, उसका मतलब होता है कि उसमें वाइब्रेशन होती है और हम इसको डैम्प्ड कहते हैं। तो जब उसमें रेजिस्टेंस जो है वो ज़ीरो हो जाए तो मतलब कि वो अनडैम्प्ड है, उसमें जो है वो मुदाखलत करने वाली कोई ऐसी चीज़ है नहीं है। इसके अलावा स्टूडेंट हम अगर यहाँ पे देखें सॉल्व कैसे करेंगे, तो वही Q=E⁻mt, इसमें हम Q लेंगे, Q=E⁻mt। फिर जो हम सोल्यूशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो भी क्वाड्रेटिक फॉर्म बनती है m², साथ में क्या आ जाएगा LM² RM और 1/c, ठीक है। ये आपके पास फॉर्म कैसे बन रही है, जैसा कि A की जगह पे L है, B की जगह पे R है और C की जगह पे 1/c R है, आपके वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और आपको ये भी याद होगा स्टूडेंट, आपने डिस्क्रिमिनेंट में देखा होगा कि b² - 4ac के जो आंसर होते हैं वो हमें तीन तरह की चीज़ें बता रहे होते हैं। एक तो ये होता है कि अगर इसका आंसर ज़ीरो आ जाए तो हम कहते होते हैं कि ये आंसर रियल है और इक्वल है। अगर इसका आंसर ज़ीरो ना आए, क्या आ जाए जी, कि इसका आंसर ज़ीरो से ग्रेटर आ जाए, ठीक है। इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ग्रेटर दैन ज़ीरो आ जाए। अगर तो ये ग्रेटर दैन ज़ीरो आ जाएगा तो फिर ये रैशनल भी हो सकते हैं, ठीक है, डिस्टिंक्ट रूट होते हैं, रैशनल भी हो सकते हैं, और फिर स्क्वायर या जो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है तो ये उसके आंसर पे डिपेंड करता है। और अगर इनका आंसर ज़ीरो से लेस आ जाए, ये सारे उसने बता दिया। ये ग्रेटर दैन के लिए उसने कह दिया था, तो इसका मतलब है कि इसमें ओवर डैम्पिंग हो रही है, रियल है, डिस्टिंक्ट रूट है और ये ओवर डैम्प्ड है। फिर अगर इसका आंसर ज़ीरो आ रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि एक्सिलरी क्वेश्चन आपको ये बता रही है कि इस सर्किट के अंदर जो सर्किटली डैम्प्ड है, ठीक है, इक्वल है रूट्स, मतलब कि इसके अंदर डैम्प्ड है, ओवर नहीं है। लेकिन अगर आपका आंसर ज़ीरो से लेस आ रहा है उसका, तो उसका मतलब है कि आपके जो एक्सिलरी क्वेश्चन ये बता रही है हमें कि इसके अंदर अंडर द डैम्प्ड है, मतलब कि हमारे पास कुछ कम्प्लेक्स चीज़ें, कम्प्लेक्स रूट तब बनते होते हैं जब आपका आंसर ज़ीरो से लेस होता है, ठीक है। तो ये उसके ने फार्मूले की मदद से भी बताने की कोशिश की है। आई होप कि आपने इस लेक्चर को अच्छे हद तक जो है वो पिक कर लिया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई कन्फ्यूज़न हो किसी रूट्स के बारे में, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। लेक्चर अच्छा लगे, वीडियो अच्छी लगे, लाइक कीजिएगा, कमेंट का इज़हार अपने लाजमी देना है, और अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट।